So what is linear programming? Linear programming problems is basically a technique which is used for planning और scheduling a things. तो इसीलिए ये टेक्निक सबसे ज्यादा यूज होती है बिजनेस और इकोनॉमिक सिचुएशंस में. एंड देयर आर वेरियस सेक्टर्स, वेरियस फील्ड्स जहां पर ये टेक्निक यूज की जा रही है. दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग. हर जगह पे जहां पे भी प्लानिंग की जरूरत है, स्केड्यूलिंग की जरूरत है, वहां पे सबसे ज्यादा ये टेक्निक यूज की जाती है. ना अगर हमने डिफाइन करना है ये टेक्निक क्या है, दिस इज अ मैथमेटिकल टेक्निक and it is applied for choosing the best alternative from a set of feasible solution. ये मैथमेटिकल टेक्निक है जिसमें हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं. In LPP, objective function as well as the restriction or constraints can be expressed as linear mathematical function. तो हम जो प्लानिंग करते हैं इसमें हम अपने मेन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के as well as we consider the restrictions also कि हमारे constraints क्या हैं, हमारे restrictions क्या हैं, उसको ध्यान में रख के हम अपने मेन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ये प्लानिंग करते हैं. जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हमने प्लान करना है, कोई हॉलिडे ट्रिप प्लान करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा बजट क्या है. तो ये हमारा बजट जो है ये हमारी रिस्ट्रिक्शन है, ये हमारा कंस्ट्रेंट है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अ हॉलिडे ट्रिप. सो हमारा ऑब्जेक्टिव इज हॉलिडे ट्रिप, लेकिन इसको पूरा करने के लिए हमारा पहला कंस्ट्रेंट है बजट, दूसरा कंस्ट्रेंट है कि हमारे पास कितनी हॉलिडेज हैं, नंबर ऑफ हॉलिडेज दैट वी आर हैविंग. इन्हीं कंस्ट्रेंट के बेस पे हम अपनी हॉलिडे को डिजाइन करेंगे या प्लान करेंगे. सो वी हैव अ हॉलिडे ऑफ 10 days, तो आइडली हम 6 to 7 days का ट्रिप प्लान कर सकते हैं. हमारी पॉकेट में सेविंग्स जो है, जो हमने सेट असाइड करी थी, दैट वाज 50,000. तो हमारा जो हॉलिडे ट्रिप होगा वो 6 to 7 days का होगा, और फिर वो उस जगह पे होगा जहां पे हम आइडली 6-7 दिन के लिए इस अमाउंट में घूम के आ सकते हैं. So greatly, to a great extent, objective function is restricted by these constraint. इसीलिए इसको कहा जाता है LPP को that it is the objective function as well as in which restrictions or constraints are considered. So LPP technique is designed to help the managers in planning, decision making, and to allocate the resources. So management always try to make the most effective use of the organization resources. और ये organization resources क्या है, अगर एक business ने plan करना है तो उसके resources हैं machine, labor, money, time, warehouse, space, raw material. ये सारे resources को use किया जाता है to produce something. For example, machinery, furniture, food, clothing. Similar resources may be used to produce other services. तो इन सबको हमने plan and schedule करना है. और services को अगर हमने plan करना है तो हम कौन सी main resources consider करेंगे, shipping, advertisement, investments. तो इसकी हेल्प से हम सर्विसेज देख सकते हैं. तो कहीं ना कहीं हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो एक तरह से कंस्ट्रेंट्स का काम भी करते हैं. जैसे लेबर, तो कितनी लेबर है हमारे पास, टाइम, तो कितना टाइम है हमारे पास, तो वो हमारी रिस्ट्रिक्शंस, हमारी बाउंड्रीज को भी बताता है. So when resources are unlimited, there is no difficulty, but difficulty arises because there are always limited resources. कोई भी business house ये नहीं कह सकता कि उनके resources unlimited है. They always have a limited resources. और ये plan and schedule activities इसीलिए करते हैं so that there is no scarcity, और उनका काम schedule time पे and planned way से हो सके. नाउ ये जो टेक्निक है वो डेवलप किसने की थी, लेनॉर्ड कॉन्फ्रिच, रशियन मैथमेटिशियन था जिसने डेवलप करी थी ये LPP इन द ईयर 1939. एंड जॉर्ज डांसिया ने इसको पब्लिश करा था और इसको एक नाम दिया था सिंप्लेक्स मेथड इन द ईयर 1947. जॉन ने डेवलप द थ्योरी ऑफ डुअलिटी इन द सेम मैनर. तो सबसे पहली टेक्निक LPP, इसमें ही एक्सटेंशन करी, ये LPP डेवलप करी थी लियोनार्ड ने, इसमें एक्सटेंशन करी और फर्दर रिसर्च करी और कुछ नया ढूंढ के दिया, वो दिया था जॉर्ज ने और उसका नाम रखा था सिंप्लेक्स. तो हम LPP करेंगे यानी सिंप्लेक्स मेथड करेंगे. एंड फर्दर इसमें और रिसर्च हुई, जॉन ने करी और उसने कंसेप्ट दिया था डुअलिटी का. तो हम ये सारे टॉपिक्स आगे डिटेल में करेंगे. सो
जॉर्ज इज जनरली रिकॉग्नाइज, बेसिकली जो मेन रिसर्च करी थी वो जॉर्ज ने करी थी, और ही इज रिकॉग्नाइज एज द पायोनियर. पायोनियर मींस द मेन मैन बिहाइंड द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ दिस टेक्निक, सिंप्लेक्स मेथड, जो बहुत अच्छे से कंसेप्ट ढूंढ के दिया था. सी लियोनार्ड की कंट्रीब्यूशन को हम भुला नहीं सकते, बिकॉज ही गेव द डायरेक्शन, और अगर वो डायरेक्शन ना देता, वो एक विजन ना देता, तो जॉर्ज उसमें फर्दर जो है वो रिसर्च ना कर पाता. सो मैनी स्कॉलर्स आफ्टर दैट जिन्होंने ये इस टेक्निक पे रिसर्च किया और कुछ ना कुछ ऐड करा, देयर आर मेनी रिसर्चर्स लाइक मार्शल, एलेक्स ऑर्डर, देन डब्ल्यू कूपर इज देयर, हैंसर इज देयर, देन ऑर्चर्ड इज देयर, लेकिन बेसिकली जो पायोनियर है वो है जॉर्ज पी डांसिंग. नाउ अगर हमने डिफाइन करना है व्हाट इज एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, इट इज ओनली one aspect of what has been called a system approach to management, where all programs are designed and evaluated in terms of their ultimate effects in the realization of the business objective. यानी एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐसी टेक्निक है जो डिजाइन करके देता है और हमें इवेल्युएट भी करके देता है कि किस तरह से हम अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज कर सकते हैं. रियलाइज मीन्स फुलफिल कर सकते हैं विद द लिमिटेड रिसोर्सेज. सो आप कोई भी डेफिनेशन कर सकते हो. देन सैमुअल्सन की डेफिनेशन भी दी हुई है. The analysis of the problem in which a linear function of number of variables is maximized, जिसमें बहुत सारे variables को study किया जाता है और main वहाँ पे objective होता है या तो maximize करना या minimize. Now why these two terms are there? Maximize यानी एक बिजनेस हाउस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. मिनिमाइज व्हाट? टू मिनिमाइज द कॉस्ट. तो जैसे मर्जी सोच रहे हो आप, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सोच रहे हो टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, और आइदर यू विल थिंक ऑफ मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, एंड दीज वेरिएबल्स आर सब्जेक्ट टू नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. इन रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रख के जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स को स्टडी किया जाता है सो एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स और मिनिमाइज द लॉसेस और मिनिमाइज द कॉस्ट, उसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग का नाम देते हैं. सो बेसिकली अगर हमने एलपीपी अप्लाई करना है तो हमारे को कुछ ये टर्म्स क्लियर होने चाहिए. हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस करना होगा, क्वांटिफाई करना होगा. अगर हमें ये क्वांटिफाई टर्म्स नहीं है, हम इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे, हम इसको क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे, तो हम एलपीपी अप्लाई नहीं कर पाएंगे. या आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे उससे क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन फ्रेम आउट करते हैं. ऑब्वियसली हम यहाँ पे एक सिंबल यूज करते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन का सिंबल है, दैट इज जेड. अगर आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेन एम है मैक्सिमाइज द सेल्स ऑफ प्रॉफिट्स, तो आप मैक्सिमाइज जेड वर्ड यूज करते हो. अगर क्वेश्चन में कॉस्ट या लॉस की बात की गई है तो आप मिनिमाइज जेड वर्ड यूज करते हो. तो इनसे ही हमें पता लग जाता है कि हम प्रॉफिट की या सेल्स की बात कर रहे हैं. मिनिमाइज से इट्स क्लियर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट एंड लॉसेस. दूसरी चीज हमारे पास कंस्ट्रेंट्स क्लियर होने चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस क्लियर होनी चाहिए कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है, मैन पावर लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है. जब तक हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है हम प्लान नहीं कर सकते. जैसे सिंपल एग्जांपल है, जब तक आपको डेट शीट नहीं आ जाती, आपको एक क्लियर विजन नहीं पता लग जाता पेपर कब है, आप अच्छे से पढ़ना भी नहीं शुरू करते. आपको डेट शीट ही नहीं दी गई, कुछ भी नहीं पता लग रहा कि पेपर कब है, वो 2 महीने बाद भी हो सकते हैं, 4 महीने भी बाद भी हो सकते हैं, तो आप इतना सीरियसली नहीं पढ़ोगे, इतना प्लान आउट नहीं करोगे. लेकिन अगर आपको एक डेट दे दी गई है जी 1 जुलाई से आपके पेपर है, तो आपको एक डर आएगा मन में कि हाँ जी आज क्या डेट हो गई है, आज 15th हो गई है, सिर्फ 15 दिन रह गए हैं, और आप वो रिगरेसली पढ़ना शुरू कर दोगे. तो कहीं ना कहीं ये कंस्ट्रेंट्स और रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो एक तरह से बूस्ट भी देते हैं, एक तरह से हेल्प करते हैं कि किस तरह से हम अपनी प्लान एंड स्केड्यूल टाइम पे कर सकते हैं. तो इन रिस्ट्रिक्शंस को हम कुछ इस तरह से डिनोट कर सकते हैं विद लेस देन साइन और विद द ग्रेटर देन साइन. लेस देन साइन मींस जब हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं कि इसके अंदर अंदर हमने काम करना है. जैसे मान लो टाइम आपको दिया है 8 आवर्स, आपको ऑर्डर जो मिला है वो 8 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है, तो आप साइन करोगे, साइन लगाओगे लेस देन का. लेकिन मान लो आपको ऑर्डर मिला है, आपको कुछ इस तरह से कंडीशंस लगाई हैं ऑर्डर में कि आपने
10 यूनिट्स तो प्रोड्यूस हो गए, 10 यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस करके देने हैं, तो जब इस तरह की बात है तो आप ग्रेटर देन का साइन लगाओगे। सो क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा आपकी रिस्ट्रिक्शंस क्या है, आपके कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, और आपने लेस देन साइन लगाना है कि मोर देन साइन लगाना है। थर्ड, a businessman will always search for alternative course of action। अगर इस तरह से काम पूरा नहीं हुआ then next what? तो आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा various alternatives that are available for a business house। and obviously fourth point is नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। एक बिजनेस हमेशा पॉजिटिव वे में सोचता है, वो नॉन नेगेटिव नहीं सोचता। तो नॉन नेगेटिव का मतलब है द वैल्यू ऑफ द डिसीजन वेरिएबल्स कैन बी पॉजिटिव बट कैन नेवर बी नेगेटिव। जब तक आपका नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, जब हम ये सॉल्व करेंगे, इसका मतलब हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन अराइव नहीं हुआ है। जब तक एक बिजनेस हाउस को पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते, तब तक वो ऑल्टरनेटिव ढूंढता रहेगा, बेस्ट ऑल्टरनेटिव, सो दैट वो प्लान कर सके, स्केड्यूल कर सके टाइम पे। देन linearity should exist, तभी linearity means relationship। हम उन्हीं constraints को, हम उन्हीं चीजों को प्लान में अपने शामिल करेंगे जो लीनियर है। इफ यू आर प्लानिंग अ हॉलीडे तो हम बजट को देखेंगे, हम कितनी हॉलीडेज हैं हमारे पास, हम उसको देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे आज हमारे घर में खाना क्या बना है। तो linearity मीन्स सिर्फ उन्हीं कंस्ट्रेंट्स को, उन्हीं वेरिएबल्स को स्टडी करना है जो रिलेटेड है टू योर स्टडी। जो रिलेटेड नहीं है उसको हम स्टडी नहीं करते। देन योर वेरिएबल्स शुड बी फाइनाइट, फिक्स्ड। अगर इनफाइनाइट होंगे तो हम प्लान नहीं कर पाएंगे। देन ऑब्वियसली वो सर्टन होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, एंड उसमें एडिटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये दोनों टर्म्स आपको प्रैक्टिकल जब हम करेंगे उससे क्लियर हो जाएगा। देन ऑब्वियसली ये वेरिएबल्स डिसीजन वेरिएबल्स होने चाहिए, जिससे अल्टीमेटली हम डिसीजन ले सकते हैं। कैसा डिसीजन? लिमिटेड रिसोर्सेज में हमने कैसे मैक्सिमम बेनिफिट्स ड्रॉ आउट करने हैं या बेनिफिट्स लेने हैं, उसको हम डिसीजन वेरिएबल्स कहते हैं। और वही वेरिएबल्स हमारे मेन वेरिएबल्स होंगे। देयर आर नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हम स्टडी कर रहे हैं, लेट्स सपोज हम 5 वेरिएबल्स स्टडी कर रहे हैं, उसमें से कौन से मेन 1 और 2 वेरिएबल्स हैं जिसके कारण हमने ये डिसीजन लिया, तो उनको हम डिसीजन वेरिएबल्स कहते हैं। इसके अलावा जो टोटल वेरिएबल्स हैं वो बेसिक वेरिएबल्स हैं, और ये वेरिएबल्स नॉन जीरो वेरिएबल्स होने चाहिए। ओनली स्लैक एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आर द बेसिक वेरिएबल्स। ये टर्म्स भी आपको आगे प्रैक्टिकल से क्लियर हो जाएंगी। सिंपली अभी हमें सिर्फ ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं जिनको हम आगे स्टडी करना जा रहे हैं या अपनी स्टडी में इंक्लूड कर रहे हैं, वो नॉन जीरो होनी चाहिए, जीरो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज स्लैक वेरिएबल? These variables are added into constraint of less than type। यानी जब आपकी ये वाली सिचुएशन है, लेस देन टाइप सिचुएशन है, ये वाला साइन यूज किया है, आपको एक रिस्ट्रिक्शन लगी है और आपको डिसीजन लेना है और कुछ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इंक्लूड करने हैं। जैसे हम कई बार मैथ्स में एक सम सॉल्व करने के लिए लेट करते हैं x, लेट दिस वेरिएबल बी x। उसी तरह हम प्लान करने के लिए, एलपीपी करने के लिए एक आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करते हैं जिसका नाम हम देते हैं स्लैक वेरिएबल। और ये स्लैक वेरिएबल यूज करते हैं जब क्वेश्चन में आपका लेस देन साइन हो। लेकिन अगर आपका ग्रेटर देन साइन है, ये सिचुएशन है, तब जो हम आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करते हैं, तब जो हम वेरिएबल यूज करते हैं उसको हम सरप्लस वेरिएबल कहते हैं। तो दीज आर व्हाट? दीज आर द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, फिक्टिशियस वेरिएबल हैं जिसकी कोई फिजिकल यूनिट्स नहीं होते। ये या तो मैक्सिमाइजेशन केस में अप्लाई किए जाएंगे या मिनिमाइज केस में अप्लाई किए जाएंगे, या तो साइन ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा या इक्वल टू साइन होगा। ये सारे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स होते हैं। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल कैन बी स्लैक वेरिएबल, इट कैन बी सरप्लस वेरिएबल, देन ओनली वी कैन अचीव ऑप्टिमम solution. So that's all for these basic terms.